हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग गॉस थ्योरम का नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे। कल की टॉपिक में हमने गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन कंटेन किया हुआ था, उसके पहले एक किया हुआ था। आज हम गॉस थ्योरम का फोर्थ एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो गॉस थ्योरम का जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। हमने क्या क्या देखा, हमने पिछले लेक्चर में हमने आपको एक प्लेन शीट के कारण देख लिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके पिछले लेक्चर में हमने आपको एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लेंथ की रॉड के कारण देख लिया, ठीक है। ये दो देखा। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं गॉस थ्योरम का नेक्स्ट एप्लीकेशन। गॉस थ्योरम का जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वह है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये स्फेरिकल सेल क्या होती है, तो हम स्फेरिकल सेल आपको बता दें। सेल का मतलब हो क्या, अगर सेल बोल दिया ना, मतलब एक ऐसी स्फेरिकल बॉडी जो कि अंदर से हॉलो है, खाली है और मेटेलिक है। समझ में आ रहा है? हेलो स्फेरिकल सेल का मतलब हो गया कि जो अंदर से पूरी तरह से खाली है। समझ में आ गया। और अगर ऐसी किसी बॉडी को अगर आप चार्ज देते हैं तो हमेशा उसके सरफेस पे चला जाता है। समझ में आ रहा है? इफ यू गिवन चार्ज सच अ बॉडीज दैट विच आर अ सेल विच इज अ हॉलो, देन ऑल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस। समझ रहे हैं? सारे चार्ज उसके सरफेस पे चला जाएगा, कोई भी चार्ज जो है उसके अंदर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? ओके। तो ऐसे ही एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, जिसको हमने चार्ज दे दिया और ये इसके सरफेस पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब हमको देखना है इसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी। तो जो स्फेरिकल बॉडी है, अगर हम इसको चार्ज देते हैं इस तरह से इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो फिर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहाँ कहाँ होगी? देखिए, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, इसके अंदर हो सकती है, इसके बाहर हो सकती है। 3 पॉइंट्स मिले कि नहीं? तो इस तरह से एक बार हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, इस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द सेल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। क्लियर? हाँ, ये एक बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि सेल का मतलब हो गया कि कंडक्टिंग बॉडी विच जो कि हॉलो होती है, अंदर से हॉलो कंडक्टिंग बॉडी। क्लियर? अब अगर ऐसी बॉडी को हम कोई भी चार्ज देंगे तो उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं जाता, उसके अंदर चार्ज नहीं जाता। जो भी चार्ज आप देंगे कहाँ जाएगा? उसके बाहर, उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसी बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर हमारे पास ये एक हॉलो स्फेरिकल बॉडी हो गई, हमने इसको चार्ज दे दिया, ये पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हमने इसकी रेडियस कैपिटल आर कंसीडर कर ली, ये इसकी रेडियस हमने कैपिटल आर कंसीडर कर ली है। इसका सेंटर ओ है। क्लियर? हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मान लीजिए इसके आउटसाइड निकालनी है, तो इसके आउटसाइड कोई पॉइंट पी है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब हमने आपको बताया था कि हम जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं गॉसियन थ्योरम में एप्लीकेशन में, वहां पे हमें गॉसियन सरफेस एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे जो इस पॉइंट पी से होकर के जाएगा। और हमने ये बताया था गॉसियन सरफेस का कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, वह जिस बॉडी के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है उसी से सिमेट्रिक रखने वाला एक सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो अब यहाँ पे स्फेरिकल बॉडी थी, इसलिए जो हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट से होकर के जाने वाला वह भी आपका स्फेरिकल होगा। तो हमने एक यहाँ पे गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखेंगे तो इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उससे दूर की तरफ, यानी डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी। और इसके सरफेस एरिया किधर है? इधर ही, यानी दोनों की सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कॉस जीरो हो गई, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होगी? 1, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। अब हमने आपको बताया था जो डेरिवेशन करते हैं वह दो तरीके से करते हैं। आपको एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स का फार्मूला लिखना होता है, उसके फार्मूले से सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, है ना। फिर उसके बाद एक बार आपको फ्लक्स का फार्मूला लिखना होता है गॉस के थ्योरम से, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर दोनों को इक्वल कर देते हैं और हम सॉल्व कर देते हैं। यही हर एप्लीकेशन में करते आया गया है, ठीक है, कि हम लोग एक बार फ्लक्स का फार्मूला लिखेंगे उसके फार्मूले से, यानी कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है। और दूसरी बार फिर हम इसी फार्मूले को लिखेंगे लेकिन गॉस के थ्योरम से, यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों फार्मूले सेम है, दोनों को इक्वल करते हैं, ई की वैल्यू सरफेस जैसा सरफेस रहता है वैसा एरिया रखते हैं और सीधा ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। यही हम करते हुए आए हैं, ठीक है। तो वही अब हम यहाँ भी करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक बार फ्रॉम गॉस लॉ, एक बार हमने फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस रख दिया, एक बार क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ई डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा? ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, थीटा जीरो है तो 1 हो जाएगा, तो ई डॉट डी एस क्या बचेगा? ई डी एस। तो यहाँ पे ई डी एस आ गया जो कि गॉस के अकॉर्डिंग क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। क्लियर?
ई यहाँ पे बाहर आ गया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ डी एस, अब ये डी एस डी एस डी एस डी एस सरफेस एरिया है, किसका सरफेस एरिया है, स्फेरिकल का। स्फेयर का सरफेस एरिया फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इसीलिए ई इंटू डी एस, इंटीग्रल ऑफ डी एस क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू हो गई, और ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई की वैल्यू निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ गया। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल हॉलो शेल एट द आउटसाइड एट द पॉइंट। क्लियर। अब हमने आपको बताया था कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी लेते हैं, तो ये सरफेस पे चार्ज है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी कैसी चार्ज डेंसिटी लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से दिखाते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन यस। ठीक है, यहाँ से अगर हम यस निकालेंगे तो क्या, क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू एस। तो जहाँ क्यू है वहाँ सिग्मा इंटू एस रख देंगे। ठीक है, तो देखिए ये ई इज इक्वल टू, ये क्यू है, क्यू के प्लेस पे हम रख देंगे क्या, सिग्मा इंटू एस। ठीक है, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी यस की वैल्यू क्या है, यस की वैल्यू होती है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आपका फार्मूला बच जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप सरफेस, इसकी सरफेस चार्ज देखिए, अभी तक ये जो नीचे आर है वह इसके गॉसियन सरफेस का है, लेकिन अभी जो ऊपर सरफेस आया हुआ है वह अंदर वाले का है, इसलिए वहां पे रेडियस क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। तो 4 पाई से 4 पाई कटेगा, लेकिन ये आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। समझ में नहीं आया, देखिए फिर से बताते हैं। ये जो सरफेस एरिया रखा गया, ये गॉसियन सरफेस इसके कारण रखा गया, जिसकी रेडियस हमने स्मॉल आर मानी हुई है, तो आर स्क्वायर यहाँ स्मॉल आर है। ठीक है, अभी यहाँ जो क्यू की वैल्यू रखी जाएगी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए रखी जाएगी, तो चार्ज अंदर वाले सेल पे डिस्ट्रीब्यूट है ना, जो ओरिजिनल है, इसलिए अब यहाँ पे जो एरिया रखेंगे हम कैपिटल आर रखेंगे ना रेडियस, तो कैपिटल आर इसकी रेडियस माने हुए हैं, तो कैपिटल आर रखेंगे, इसीलिए 4 पाई से 4 पाई कटा है, लेकिन आर स्क्वायर नहीं कटा, तो ये आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा स्मॉल आर क्या है, उस स्मॉल आर है जिस पॉइंट सेंटर से लेके उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, और कैपिटल आर का मतलब उस सेल का रेडियस है। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल शेल एट द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला है, हम लोग बाहर देख लिए, अब हम देखते हैं एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस। बताया था ना 3 पॉइंट है, तो अब यहाँ पे हम सरफेस पे देखेंगे सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कितनी होती है। तो ये सेल हो गया। ठीक है, अब देखिए अभी तक हम पीछे आपने देखा टॉपिक में, पीछे आपने क्या देखा टॉपिक में, पीछे आपने देखा कि जो चार्ज है वह ये सरफेस था, लेकिन हम लोग कहाँ पे देख रहे थे, बाहर किसी पॉइंट पे देख रहे थे, है ना, बाहर कहीं पे देख रहे थे। अभी हम अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सरफेस पे चले आएंगे। कहाँ आ जाएंगे, सरफेस पे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सरफेस पे अगर हम चले आएंगे तो देखिए ये सरफेस, अब हमारा पॉइंट कहाँ, यहाँ पे हमको इसी सरफेस के ऊपर निकालना है। कहाँ पे, हमको इसी सरफेस के ऊपर निकालना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। समझ में आ गया। तो जो हमारा देखिए, जो पहले था अंदर वाले की रेडियस कितनी थी, कैपिटल आर, और हमारा पॉइंट बाहर था, तो हमने उसकी डिस्टेंस मानी थी स्मॉल आर। लेकिन अब ये पॉइंट कहाँ आ गया, सरफेस पे आ गया ना, अब सरफेस पे हमको निकालना है, तो स्मॉल आर जो इतना था वो भी इतना ही हो गया। मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल आर और स्मॉल आर सेम हो गया, कैपिटल आर और स्मॉल आर सेम हो गया, क्योंकि सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब पीछे वाला फार्मूला आ गया, कुछ नहीं, सेम टू सेम वैसे डेरिवेशन है, बस जो यहाँ पे क्यू की वैल्यू रख रहे थे, याद है ना, क्यू की वैल्यू रखते समय आपने क्या रख दिया था वहाँ पे, स्मॉल आर का स्क्वायर। तो फार्मूले में आपका देखिए, हाँ, तो फार्मूले में आपका देखिए जो यहाँ पे रख दिया था, तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ गया था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा कि अब ये स्मॉल आर जो है वो आर हो गया ना, मतलब कि पहले पॉइंट यहाँ था, अब पॉइंट यहाँ हो गया, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर हो गया। तो यहाँ पे भी स्मॉल आर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो स्मॉल आर रखते ही यहाँ पे ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका केवल बचेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया। तो ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। क्लियर, तो यही सब उसमें भी हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं। सेम टू सेम डायरेक्शन, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर ई बाहर आ गया, डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डी एस इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, और अपॉन इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू निकालेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर इसके अपॉन में चला जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी रखेंगे यहाँ पे, तो इसका फार्मूला, तो क्यू इक्वल टू क्या, सिग्मा इंटू एस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट केवल बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एट द सरफेस, सरफेस पे कितनी चार्ज डेंस, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है आपका इनसाइड द सेल।
ठीक है, चलिए देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है एट अ पॉइंट इनसाइड द सेल। अब हमने सेल के अंदर देख लिया, ध्यान रखिएगा, हमने बाहर देख लिया, सरफेस पे देख लिया, अब अंदर देखना है। मतलब चार्ज तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, याद रखिएगा, चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट है। एक बार हमने बाहर देखा, जब बाहर देखा तो गॉसियन सरफेस बनाया तो सारा का सारा चार्ज इसके अंदर आ गया था। फिर हमने सरफेस पे देखा तब भी सारा चार्ज बाहर आ गया। लेकिन अब सेल के अंदर देख रहे हैं, तो जब सेल के अंदर आप देखेंगे तो देखिए इस गॉसियन सरफेस पे कोई भी चार्ज आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा चार्ज तो इसके बाहर है ना। समझ में आ रहा है? मतलब ये सेल थी, सेल को हमने जब चार्ज दिया तो ये सारा चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस तरीके से। ठीक, जब हम इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो हमने एक गॉसियन सरफेस इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया ऐसे। तो देखिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आना चाहिए, क्योंकि गॉस ने क्या कहा था, गॉस ने बताया था कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यू क्या है? क्यू वह चार्ज है जो गॉसियन सरफेस से बाउंड है, जो गॉसियन सरफेस से बंधा हुआ है, वो चार्ज है। मतलब अगर गॉसियन सरफेस से कोई भी चार्ज बाउंड नहीं है तो यहाँ जीरो रख देंगे। समझ में आ रहा है? जैसे कहने का मतलब अगर ये गॉसियन सरफेस है और यहाँ पे +3 चार्ज है और पूछ ले कि कितना फ्लक्स होगा, तो आप लिखेंगे फ्लक्स जीरो। क्यों? क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है ना, इसलिए फ्लक्स जीरो। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू की जगह जीरो रख देंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर यही होता कि इस तरह से होता -2Q और +Q और -2Q ऐसा चार्ज होता, अब बोलता कि बताइए कि इस सरफेस से जाने वाला फ्लक्स कितना है, तो ओवरऑल चार्ज इससे बाउंड देखेंगे, यानी ये तो बाउंड ही नहीं है तो इसका तो काम ही खत्म। बाउंड तो केवल ये है, मतलब -2Q और +Q, तो कितना आ जाएगा -Q, यानी कि ओवरऑल चार्ज इससे कितना बाउंड बेटा -Q, यानी यहाँ जो फाई निकालेंगे -Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब ओवरऑल रिजल्टेंट चार्ज इससे कितना बाउंड है वो मायने रखता है कि कितना फ्लक्स यहाँ पर होगा, अदरवाइज नहीं। समझ में आ गया? तो वही चीज अब यहाँ पे देखिएगा आपके पास है कि ये हमारा इनसाइड आ गया, तो इनसाइड के लिए सेल हो गई, सेल को हमने चार्ज दे दिया, इसकी रेडियस कैपिटल R हो गई। अब इसके अंदर किसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मान लीजिए उस गॉसियन, अब हम वहां पे गॉसियन सरफेस अंदर की तरफ कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसकी रेडियस हमने कितनी मान ली बेटा, उसकी रेडियस हमने मान ली है स्मॉल r। समझ में आ गया? तो उसकी रेडियस हमने मान ली स्मॉल r। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हो गया और ये जैसा कि चल रहा है, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड फाई इज इक्वल टू ई, बाहर आ गया डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ई आ गई ऑफ डी एस मतलब क्या 4πr² रेडियस एरिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ई की वैल्यू निकालेंगे तो इसके ऊपर आ गया। लेकिन अब यहीं पे देखिए, अब यहाँ पे Q की वैल्यू क्या रख दिया गया? जीरो। Q की वैल्यू जीरो क्यों रखा गया? क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इसलिए यहाँ पे जीरो रख देंगे, क्योंकि गॉस ये जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो लिखा गया है, जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखा गया है वो फाई गॉस के थ्योरम के अकॉर्डिंग रखा गया। गॉस के थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होना चाहिए ना, तो ये गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, इसके अंदर नहीं चार्ज आ रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे Q की वैल्यू क्या है? जीरो रख दी गई। समझ में आ गया? तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो हो गया। तो इस तरह से किसी भी सेल के अंदर जो चार्ज, सेल के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो जीरो। समझ में आ गया? यानी कि किसी सेल के बाहर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको देख लिया आपने, सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको देख लिया, और उसके इनसाइड कितनी फील्ड होती है उसको आपने देख लिया। समझ में आ गया? ये सारा चीजें क्लियर। समझ में आ गया? ओके, थैंक यू। इसमें अब कोई प्रॉब्लम? अब ये देखिए ग्राफ है आपका, दिस प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पे एक ग्राफ है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ है। तो ग्राफ आपने देख सकते हैं कि देखिए सेल, ये देखिए सेल है, तो सेल के अंदर अगर आप कॉन्टिन्यूअस चलते चले जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसके अंदर? जीरो ना। तो देखिए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे धीरे धीरे, ठीक है। और जैसे ही आप कैपिटल R इसके सरफेस पे चले जाते हैं तो सरफेस पे जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, और फिर जैसे इसके बाहर आएंगे फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूअस घटती चली जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्टेंस का ग्राफ है, मतलब ये है और ये सेंटर है। तो ये जैसे ये बढ़ रहे हैं, कैपिटल R पे गए तो मैक्सिमम हो गई, ये कैपिटल R पे मैक्सिमम हो गई। अब क्या होगा? अब बाहर और जाएंगे ना तो ये घटती चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरे सेल का इनसाइड आउटसाइड और सरफेस का ग्राफ है। तो प्रिपेयर रखिएगा ये सब चीजें। तो आज की ये गॉस थ्योरम का टॉपिक आपको क्लियर हो गया। ओके, अब हमको जो पढ़ना है तो ये गॉस लॉ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थी ये सारी जो हमने आपको पढ़ा दी, ठीक है। आप नोट्स बना लीजिएगा। आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अब आपका कैपेसिटेंस पे बनेगा, तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कैपेसिटेंस आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर लेक्चर।